गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? परीक्षा देकर के आ गए होंगे और हम प्रस्तुत हैं आपके साथ शुद्धतम हल के साथ। शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार सबका स्वागत है फिर से। जीएस का जो पेपर हमने देखा, निश्चित रूप से पिछले पेपर्स की तुलना में थोड़ा सा स्विफ्ट आपको दिखाई देगा, लेकिन वो जो परंपरागत फार्मूला है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट देख लीजिए और उसके बाद एक आध सेक्शन भी और अगर आपका सही रहा तो निश्चित रूप से आप परीक्षा को निकाल लेंगे। फिलहाल आइए हम लोग इस पेपर के डिस्कशन पे चलते हैं, देखते हैं और शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। जाहिर सी बात है, लोक सेवा आयोग का पेपर है या तो आप जानते हैं कि बहुत लंबा डिस्कशन तो नहीं, लेकिन एक शॉर्ट डिस्कशन के साथ आंसर देने का प्रयास करते हैं। और ये जो हमारे सामने बुकलेट दिख रही है, डी बुकलेट है, राइट, वही डी बुकलेट हमारे सामने भी है। तो आइए हम लोग सीधे ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आते हैं सोल्यूशन पे, और इस सोल्यूशन के चर्चा के साथ हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि क्या मेरिट जा सकती है, कहाँ पे आप एकदम से सुरक्षित हैं, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। इधर से एक तरफ आपको हिंदी मिलेगी और एक तरफ इंग्लिश मिलेगा, राइट। तो चलिए, सामने है आपके पास पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन जो है एक सही सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी दिया हुआ है, मोरक्को रबात, ट्यूनिशिया ट्यूनिस, अल्जीरिया अल्जियर्स, केप वर्डे बमाको। तो जाहिर सी बात है ये जो आंसर सही होगा इसमें क्या होगा, 1 का डी होगा, राइट। आंसर पहले मिला लेते हैं और जाहिर सी बात है आपको राजधानियां जब आप लोग बिगनिंग स्तर पे ही हम लोग जब शुरू करते हैं तो साउथ अफ्रीका की, यूरोप की, अफ्रीकी महाद्वीप के देशों की राजधानियों को पढ़ते हैं। और याद रखिएगा ये वो सब प्लेसेज होते हैं जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो है इसीलिए पूछा जाता है। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन, जाहिर सी बात है ये है मृदा आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश है, राइट। दक्षिण अफ्रीका में पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? राइट आंसर है आपका मैग्नीज। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भूमि का औसत तापमान क्या होता? तो औसत तापमान होता आपका -18 सेंटीग्रेड, राइट, -18 सेंटीग्रेड होता। क्लियर? नीचे दिया हुआ है पर्वत और इसको सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप देखेंगे इसको करेंगे तो सही सुमेलित जो होगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 4 मिला दीजिए, राइट, और उसके बाद बी का 3 मिला दीजिए, इसी से A4 B3 से ही मिल जाएगा। तो आप ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीयर कहते हैं। 6 का बी, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा कि मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? जाहिर सी बात है मलेशिया दो चीज़ों के लिए फेमस ही है, रबड़ के लिए और चाय के लिए, और दोनों आंसर नहीं सही है। वास्तव में किंटा घाटी जो स्पेशली है वो टिन के उत्पादन के लिए सही है। तो मैक्सिमम लोगों ने जो अनुमान लगाया वो अनुमान आपका गलत हुआ और राइट आंसर यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 7। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ से। अब ये सवाल भी बताने की ज़रूरत है, बहुत ही ना जाने कितनी बार ये सवाल आपसे पूछा गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन में जो किसमें जो है लौह तत्व विद्यमान होता है? मायोग्लोबिन में होता है, राइट, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किन देशों से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? हमेशा के लिए ये सवाल रहता है, 3 और 4। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ से नहीं गुजरती है, गिनी से और रवांडा से, राइट। अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
जीन के अनुक्रम आधार में परिवर्तन, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन ए जीन, ये क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। राइट। प्रश्न नंबर 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? आपको बताऊं, अगर आप देखेंगे तो इस बार जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी सवाल रहे हैं वो सब फैक्चुअल ज़्यादा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल कम रहे हैं आपके पास। राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। राइट। और आपको बता दूं कि लगभग 12 बजे ये पेपर मिला और उसके बाद हम लोगों ने 3-4 घंटे तक इसको देखा और फिर ये शुद्धतम हल आपको देने का प्रयास किया गया। राइट। तो 1 या 2 सवालों को छोड़ करके मैं अभी स्टार बताऊंगा भी, बाकी सारे सवाल लगभग सही हैं, तो आप इसको मिला करके ट्रेंड आप जान सकते हैं। फिलहाल भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? जाहिर सी बात है केंद्र, राज्य और उसके बाद पंचायत स्तर की बात कर रहा है। 73वां संविधान संशोधन 1992, क्वेश्चन नंबर 13। राइट। आइए अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, नियोप्रिन जो है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। राइट। तो ऐसे सवालों के लिए जानने की ज़रूरत है और मैं आपको बताऊं कि शॉर्टकट नहीं, एक बहुत विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। और हमने इस प्लेटफॉर्म से अभी तो फिलहाल ओपन सीरीज के रूप में इतिहास और पेड सीरीज में हिस्ट्री ऑप्शनल की शुरुआत की है और काफ़ी विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। आप लोग देखिएगा 1 दिन 2 दिन के बाद कूल माइंड से, जहां से हमने चीज़ों को बताया है, जितना मैंने पढ़ाया है वो सवाल आपको एग्जैक्टली यहाँ से मिले हैं। फिलहाल आज हम लोग पेपर की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कौन सा संविधान अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। क्या बहुत बढ़िया सवाल है ये। आप देखें कि नए राज्यों का गठन हो सकता है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, नए राज्यों का प्रवेश, ये आर्टिकल 2 का पार्ट है अनुच्छेद 2। तो जिसको एग्जैक्टली अनुच्छेद 2 के बारे में नहीं पता है वो ये सवाल जरूर गलत करेगा। राइट। तो आइए हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। एकदम बेसिक साइंस यहाँ पूछी हुई है। आइए बेसिक साइंस की चर्चा करें, देखें और इसको। और एक बात हमने देखा कि बहुत सारे सवाल, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको देखेंगे तो जो एनसीईआरटी में कभी कभी ऑब्जेक्टिव देता है क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने के लिए, ये क्वेश्चन वहीं से उठा लिया गया है। तो निश्चित रूप से कहने का मतलब ये है कि कमीशन इस तरफ जा रहा है कि आप बेस बुक और एनसीईआरटी को ही पढ़ें, इसके अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी पे आप डेवलप करें। राइट। तो निश्चित रूप से बहुत ही बेसिक है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? वास्तव में अगर फिजिकल देखें तो वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ इससे मतलब नहीं है। ये जो मतलब है केमिकल पाचन से है और ये हो जाएगा आपका आमाशय से शुरू होगा, आमाशय से। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों की संसद में हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? एक अच्छा सवाल है। आगे आते हैं, ऊपर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भूमिका आप जानते ही हैं, होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भी होती है। और 148 पढ़ेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसका पहले ही पार्ट में लिखा है कि इसको उसी तरह से हटाया जाएगा जिस तरह से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। वास्तव में सीएजी वही होता ही होता है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो आएगा। राइट। तो अगले सवाल पे हम लोग आते हैं और आपको मज़ेदार बात बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 18 को भी हमने देखा है कि एनसीईआरटी में एज ए ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा हुआ है ना। यही सवाल पूछा हुआ है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? वो रोग हो जाता है आपका बेरी। राइट। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। यह सवाल क्यों आया?
क्योंकि अब पंचायतों का चुनाव होने वाला है। तो निश्चित रूप से पेपर समकालीन करंट से भी रिलेटेड है, करंट का कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके पूछ लिया। राइट, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पुरुषों में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार होता है? ये सवाल तो कहिए कि सर हम लोग कक्षा 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रोथ्राम्बिन यानी विटामिन के। क्लियर हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ना? तो अंतरराज्यीय परिषद आर्टिकल 263 एकदम सही है। राइट, बहुत ही सूक्ष्म अंतर किया है। वित्त आयोग सभी लोग जानते हैं 280, संघ लोक सेवा आयोग जानते हैं अनुच्छेद 315, और देखिए प्रशासनिक अधिकरण है 323 को, में न्यायाधिकरण नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी, ये सुमेलित नहीं है। अच्छा सवाल था, नजदीकी था, कंफ्यूजन पैदा कर सकता था, क्रिएट कर सकता था। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में क्वेश्चन नंबर 22 को आप लोग देखिए कि मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। राइट, तो एकदम सही है, ब्रेन तो हर चीज को नियंत्रित करता है और यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि दोनों सही हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है? जाहिर सी बात है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक है ही नहीं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं है ना। कभी कभी रीजनिंग से भी सवाल लगा लिया करिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप 100% सारी चीजों को जानिए तभी लगाइए। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता? अभी ये समीक्षा अधिकारी में भी ये सवाल पूछा था, उसी को बदल दिया, हींग। राइट, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 25 है, वास्तव में कई बार आप लोगों को लगेगा कि सर अब तक के जितने अध्यक्ष हैं रटूं क्या, काफी इरिटेशन होता है। नहीं, रटने की जरूरत ही नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर आप एक थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा देंगे तो हो जाएगा। जैसे जयंती पटनायक जो थी वो पहली थी, तो देखिए पहले में एक है, यानी सी और डी में ऑप्शन होगा। मैंने हमेशा कहा था, आपको एग्जाम के पहले भी कहा था कि अगर एलिमिनेशन विधि से 2 में भी हो तो कंफ्यूजन जरूर लगाइए, क्योंकि 50% सही होने के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद आप देखोगे फिर ममता शर्मा सबसे लास्ट में नहीं, अब तो ममता शर्मा के बाद भी नियुक्त कर दिया गया है, तो 2 लास्ट में होना चाहिए। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे 1 और 2 दोनों में बाय द वे रख दिया है, इसलिए आपको नेक्स्ट पार्ट भी पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिमा आडवाणी हुई है जयंती पटनायक के बाद, 1, 4, 3 और 2। आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, अगले सवाल पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 26, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। हालांकि मैं इसका आंसर लगा रहा हूं ए, लेकिन हमें खुद थोड़ा सा इस पे डाउट है कि बी ऑप्शन भी सही कर सकता है। फिलहाल आप लोग ए ऑप्शन को सही मान के चलिएगा, क्योंकि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के कारण ही जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। और आप लोग इसको कोई बिना किसी कंफ्यूजन के ए मानिए। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। राइट, अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ना, ये देखिए बढ़िया है। अगर आप चाहो तो इधर हिंदी और इधर इंग्लिश, पिछली बार क्या हो गया था, मिक्स हो गया था। ये तरीका सबसे बढ़िया है कि हिंदी भी देख लो इंग्लिश भी देख लो। फिलहाल कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत, यानी अंडर द आर्टिकल 370 जे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, द स्पेशल प्रोविजन किसके लिए दिया गया है? तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग गलत किए होंगे, ये हैदराबाद और कर्नाटक के लिए है, तो 27 का बी ऑप्शन सही होगा। 28 सुमेलित करने वाला प्राय आप लोगों ने सही ही किया है, गलत नहीं करते हैं। तो 28 में आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 का सी ऑप्शन सही होगा, मिला लीजिएगा आसानी से।
इजिली आपको मिल जाएगा 28 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य 4 का सुमेलित है ही, राज्य भाग 6 है ही आपका, राइट, और संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो 14 सही ही है, राइट। यानी राइट आंसर जो सही है भारत का महान्यायवादी वो सुमेलित नहीं है, और ये आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 30, राइट, ये भी सुमेलित करने वाला है और निश्चित रूप से अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन इस बार जो भी सुमेलित किया है आप एक या दो सवाल हमने देखा कि जो आप एक से भी कर सकते हैं, अदरवाइज 2 या 3 आपको मिलाना ही पड़ा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 हमको लगता है कि सबसे आसान सवाल था, कंफ्यूज अगर आदमी ना हो तो। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11 हो गया, राइट, भाग 2। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 32, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, राइट। तो कृत्रिम पदार्थ कौन सा नहीं है? फाइब्रॉन, लेक्सॉन, नियोप्रिन और टेफ्लॉन। तो फाइब्रॉन नहीं है, बाकी सारे आपके कृत्रिम पदार्थ हैं। और निश्चित रूप से केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है आपसे वो पूछी जा रही है बार बार इधर के सवालों में, तो ऐसे सवालों के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, और हम लोग इस पर चर्चा जब भी करेंगे तो जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? अमूमन आप लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप जानते रहिए कौन सी है। एस्टीमेट समिति है, प्राक्कलन समिति है, 30 सदस्य होते हैं इसमें। बाकी जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पहलुओं की चर्चा करेंगे वो भी हमारे ही पास है, तो इन समितियों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि करंट से संबंधित नीति आयोग के द्वारा अच्छे रिपोर्ट इस बार पूछा गया है। तो क्या है? नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 19-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को किसमें मां रखा गया है? परफॉर्मर में। हालांकि अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस किया है उसके हिसाब से इसको परफॉर्मर में रखा हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं इन कथनों को। पॉलिटी से सवाल खूब रहा है इस बार, आइए देखते हैं। आर्टिकल 30 प्रश्न नंबर 35 रहते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ये लगता है कि मेरा इतिहास वाला स्टेटमेंट सुन लिया है क्या? क्योंकि आप देखिए, मैं कहता हूँ कि द इंडियन हिस्ट्री और द हिस्ट्री should be studied with special references to the change and continuity, and this is seen here। जो निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति है, जब पूरे इतिहास को देख सकते हैं तो जाहिर सी बात है इसको भी देख सकते हैं कि निरंतरता एवं परिवर्तन। सामान्य शब्दों में जानना चाहें तो आप जानते रहिए, सरकारें भले पलटती रहती हैं, लेकिन योजनाओं में निरंतरता भी रहती है, परिवर्तन भी रहता है। दूसरा चीज, कारण क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो जाहिर सी बात है यही कारण भी है, और कथन और कारण दोनों व्याख्या करता है कारण कथन की, और ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मौलिक प्रश्न हमको ये लगा, अच्छा लगा। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। योजनाओं पे भी सवाल अच्छे पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं। इस बार यूपीएससी का जब मैं सवाल डिस्कस कर रहा था तो यूपीएससी में योजनाएं पूछी जाती थी, तो यूपीएससी में इस बार योजनाएं गायब कर दिया और वही पैटर्न उठा लिया यूपीपीएससी ने कि उसने क्या, यूपीपीएससी ने क्या किया, योजनाओं को थोड़ा सा डिटेल कर दिया, राइट। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में नगरों में से कौन सा हृदय के अंतर्गत आता है? आप जानते हैं कि जो शहरी मंत्रालय है 12 शहरों को हृदय के अंतर्गत रखा गया है, और इसमें भी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और मथुरा है। और इसके अंदर जो बजट एलोकेशन किया गया है आपको बता दूं, उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे अगर कोई प्रदेश, कोई
शहर है तो वाराणसी है कि इसने अपने अवस्थापनात्मक विकास के लिए, संस्कृति के लिए जो है वो क्या किया है, इसने पैसे को सही खर्च किया है। अन्य शहरों में तो कभी खर्च ही नहीं हुए हैं। आइए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो एक और दो आंसर हो गया इसका। राज्यों के मुख्यमंत्रियों की न्यूनतम संख्या, सॉरी एक मिनट फिर से सवाल को पढ़ना चाहेंगे। लिखा हुआ है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। याद रखने की जरूरत है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, राइट। ये अधिकतम संख्या को अभी मानता है। 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिख देता हूं, CAA, है ना। और 91वें में क्या रखा हुआ है कि 15% रखा है, अथवा न्यूनतम उसने बताया है 12। तो न्यूनतम पूछ रहा है, ये 12 हो गया, राइट। प्रजनन के प्रतिस्थापन दर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए। कई बार सवाल पूछा हुआ है, 2.1। आगे देखते हैं, आर्टिकल 39 की बात करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया। केशवानंद भारती। एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखें, आप शौर्य एकेडमी को देखिएगा। शौर्य एकेडमी में, हालांकि अभी ये रेगुलर मैं नहीं कर पा रहा हूं, एक तो जो आपका क्या कहते हैं कि कोरोना जनित इम्पैक्ट है, तो अदरवाइज हमारी योजना है कि हम पर डे करेंट अफेयर्स पे न्यूज़पेपर के आधार पर आपको एक रिपोर्ट दूं। आप देखिएगा, केशवानंद भारती पे पूरा एक एपिसोड मैंने दिया है, 2 मुद्दे लिए थे, और पूछा ही गया है कि केशवानंद भारती साहब नहीं रहे, और उसी संदर्भ में जो चूंकि ये हाईलाइटेड हुआ तो ये केस आपको पूछ लिया। तो आप देखिएगा एकेडमी पे काफ़ी डिटेल चर्चा है। आज तो थके होंगे, फिलहाल आंसर को जानिए, केशवानंद भारती केस। और हमने इन्हें मजाक मजाक में बताया था 24 अप्रैल 1973, और ये भी बताया था कि सचिन तेंदुलकर का भी बर्थडे है, और जो है क्या कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक फीचर का सिद्धांत दिया। तो काफ़ी डिटेल चर्चा मैंने फिलहाल वहाँ पे किया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि गरीबी अनुमान हेतु कौन सी चीज़ें की जा रही हैं। तो निश्चित रूप से यह है आपकी पारिवारिक उपभोग व्यय, केवल 3, C ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 100% सही, 40 ग्राम पंचायत सही, 44 समान नागरिक संहिता सहित, 48 आप देखेंगे तो ये नहीं है, न्यायपालिका, ये तो आप जानते भी हैं, पिछली बार भी शायद पूछा था, ये 50 के अंतर्गत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, राइट। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताऊं, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देती है। बहुत ही बढ़िया बात, 100% सही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40 के अनुपात में होती है। इंटरेस्टिंग बात है, 1 और 2 दोनों सही है। अब यहाँ आपको बहुत अच्छे ढंग से जानते रहिए कि जो पर्वतीय राज्य हैं, है ना, विशेष वाले जो पूर्वोत्तर के और पर्वतीय हैं, उन पे ये रेशियो 90:10 है। 90% ये है और 10% ये है। और मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है दीदी का, ममता बनर्जी का, उन्होंने कहा कि बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, वो 40% नहीं देगा, राइट। उन्होंने कहा कि सारा श्रेय तो आप मोदी जी लेके चले जा रहे हैं कि आयुष्मान आयुष्मान आयुष्मान, तो हम कौन दे 40%। और अगर हमें योजना बनानी है तो हम बंगाल भारत योजना बना लेंगे, लेकिन आयुष्मान भारत योजना पे चर्चा नहीं करेंगे। खैर, ये तो राजनीतिक और मजाक की बातें हुई, हल्की फुल्की होते भी रहनी चाहिए, है ना। तो फिलहाल अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। आइए, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो ये ममता जी का आया था बयान इस पे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। अब बहुत अच्छा सवाल है, ठीक से पढ़ने की जरूरत है।
भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अहर होगा। हमने आपको ऑलरेडी बताया। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो कि संसद अवधारित करे। संसद नहीं अवधारित करे, कौन अवधारित करे? राष्ट्रपति अवधारित करे। राष्ट्रपति अवधारित करे। तो क्या आंसर हो जाएगा? आप अनुच्छेद की भाषा देखेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं, इकोलॉजी से रिलेटेड है। पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन, सस्टेनेबल पर्यटन का उद्देश्य क्या है? तो जाहिर सी बात है, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि नहीं, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्रा, ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक क्रियाओं को बनाए रखते हुए क्या करें कि पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए हम अगर पर्यटन करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट, बढ़िया सवाल। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया, क्वासी फेडरल कहा गया। निश्चित रूप से ये सही है, क्वासी फेडरल कहा गया। और भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो कि न्यायिक पुनरीक्षण करती है। देखिए, संविधान की बात नहीं है, कहा गया की बात है। तो निश्चित रूप से जब हम संविधान की प्रकृति पे चर्चा करेंगे कि केंद्रीय है कि क्या कहते हैं कि संघात्मक है कि एकात्मक है, तो हम चर्चा करते हैं तो बताते हैं कि वास्तव में ये क्वासी फेडरल है और यह एक स्वतंत्र, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। ये भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता, इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 46, हौसला 2018, बहुत अच्छा सवाल, करंट से है। महिला बाल विकास भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया और यह बच्चों की देख रेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से, बहुत ही आसान सा सवाल है, हमको लगता है आप लोग खूब पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से किस विधेयक पर ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है? सामान्य विधायक। राइट, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, काफी दिनों से ये गाना गाया जा रहा है और ये हो जाएगा आपका 2024। हालांकि अब कोविड के परिप्रेक्ष्य में आसान नहीं है, लेकिन फिलहाल आप 2024 जो लक्ष्य था वो यही है। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? तो आप ये मान के चलिए कि देखिए, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस बात को जानते हैं तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। और वैसे भी आप जानते हो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ही सारी व्यवस्थाएं ले ली गई हैं और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 ये भी है। तो 2 और 4 आंसर सही होगा। आइए अगली बातें करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा 1997 में की गई थी, लेकिन मल्टीपोलर है ना, मल्टीपोलर इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यस, मल्टी डायमेंशनल बाई मल्टीपोलर या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस पे हुआ? तो वो था 2010 में। आपका देखो, भारत में जब भी आप बेसिक इकोनॉमी की बात करते हो तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी, गरीबी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, है ना, ये बेसिक चीज़ें हैं। और इस पे आजकल का जो ट्रेंड है पढ़ने और पढ़ाने का वो क्या है कि चूंकि अधिकांश सवाल करंट रिपोर्ट से पूछी जाती है तो लोग उसको करंट रिपोर्ट इकोनॉमी पढ़ा के निकल लेते हैं। होना क्या चाहिए कि बेसिक इकोनॉमी की अवधारणाएं जो NCERT बेस हो उसे जानिए और उसके बाद रिपोर्ट जानिए। तो जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आंसर यहाँ देखते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। मिलाया जाना तो वो वैसे भी हमेशा बहुत आसान रहा है,
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आंसर इसका राइट होगा सी ऑप्शन सही होगा। और अगर आप मिला लेंगे तो 1 या 2 से ही हो जाएगा, इसमें कोई बहुत ऐसी खास बात तो नहीं लग रही है। एक तो महाभियोग ही पूछा हुआ है ना। महाभियोग 61 में होता है, राष्ट्रपति को हटाया जाना, A2 हो गया। अब उसके बाद आप उठा करके देख लीजिए क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति 67 हो गया, A2 B3 एक में है, सी में है, बाकी कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं 52 के क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP 20 से 30 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया, यही गलत है। यह है आपका 19 से 25 है ना। और NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान कराना है, ये सही है। आंसर हो जाएगा डी, कथन गलत है और कारण सही है। आगे आते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? ये तो बच्चा जानता है, क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947, राइट। अगले सवाल की तरफ आए। बिजनेस डूइंग रिपोर्ट आजकल बहुत ही चर्चा में रही है। आप देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का जो स्थान है वो 63वां है, गलत है। ये रिपोर्ट है ये स्थान था 2019 में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और 77वां 18 में है, ये भी गलत है, यानी स्टेटमेंट ना तो एक ही सही है और ना तो 2 सही है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क हमको लगता है कि पहले भी पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश में है ना। तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो आइए हम लोग इसकी चर्चा करें। वो स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में, राइट। केंद्रीय बजट द्वारा कारपोरेट में बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा कहाँ तक बढ़ा दी गई है? अच्छा सवाल है। लेटेस्ट बजट को आपको जानना है, 15% है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57, मूल बजट का रूप ही एक बार पढ़ लीजिए तो कभी नहीं गलत होता है। विकास अनुवीक्षण मंत्रालयों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। विकास अनुवीक्षण मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये है नीति आयोग है, राइट। आइए कुछ विशेष चीजें हैं, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान है ना, और ये कब है? 2018 में, A2। PM वय वंदन योजना, स्वच्छ भारत अभियान 2014, D4 मिला लीजिए, D4 मिला दीजिए और A2, ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों और दुकानदारियों के स्वरोजगार वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है ना? तो आपको बता दूं, 1840 वर्ग के आयु के लोग पात्र हैं, ये सही है। टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक ना हो, ये भी सही है। 3000 रुपये का मासिक पेंशन सुनिश्चित है, यही है। यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गलत नहीं पूछा है, सही नहीं है कि राष्ट्रीय पेंशन सदस्य इसके पात्र हैं। निधि कार्यक्रम की बात करते हैं। अच्छा है, प्रोग्राम्स के बारे में पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। जो क्वेश्चन नंबर 60 है कि निधि कार्यक्रम के लिए स्टार्टअप हेतु छात्रों के लिए किया गया, सही है। और इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष नहीं है, ये 100 है। ऑप्शन केवल ए सही है। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, बेनेट के द्वारा किया गया, राइट ऑप्शन बी है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपको बताऊं कि निश्चित रूप से उस स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने बड़ी साफ सुथरी बुकलेट रखी है। कहीं कहीं आपको बिंदु जरूर दिख जा रहा है, अदरवाइज ठीक ही ठाक है ना।
ये एक बहुत बढ़िया सा सवाल है, जरा इसको हम और नीचे करें। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हुआ, लेकिन आपको बताता हूँ। कमीशन जो मैं कह रहा हूँ वही मानना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में नेचुरल रूप से कौन नहीं पाई जाती है? मीथेन है, ये तो बाई प्रोडक्ट्स होती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा 62 का सी होगा, है ना। आइए आगे चलते हैं। सामान्यतया पर्यावरण को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो निश्चित रूप से भौतिक पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक भी होता है, जैविकीय भी होता है, परिचालन पर्यावरण नहीं होता है। आंसर ए होगा। परिचालन पर्यावरण वर्ड नहीं होता है। वास्तव में ऑपरेशनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, द एनवायरमेंटल पॉलिसीज, तो वो वर्ड वहां नहीं है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। काफी चर्चा में रहा है ये पिछले दिनों से, और आप देखिए चर्चा में जरूर रहा है, लेकिन जो आउटकम है चर्चा के अगेंस्ट ही है, काफी विरोध भी हो रहा है। लेकिन फिलहाल दो कथन यहाँ देखिए। केंद्रीय बजट, हम जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रश्नों पे वैचारिक डिबेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो सरकार जो पॉलिसी अपना रही है उसके में प्री का पार्ट है ना। मेंस में तो आप कुछ लिख भी सकते हैं, प्री में तो आपको एकदम टू द पॉइंट होना है कि केंद्रीय बजट में 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। इस समय सीतारमण जी का बजट आप उठा के देख लीजिए, यही लाइन आपको मिलेगी। और आगे ही उसी लाइन में उन्होंने लिखा है कि हम 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या करता है। बजट की लाइनें पढ़ेंगे, ये दोनों लाइनें जैसे लगता है कि वहीं से ले ली गई हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट। जाहिर सी बात है हिम नदी पहले पिघलेगी, हिम नदी पिघलेगी तो समुद्र तल का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कोरल लीचिंग भी होगी। और आप देखिए कई बार आप लोग सोचेंगे कि वेदर द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेज इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और नॉट। आपको सोचने की जरूरत है क्या भाई? ए में भी दिया हुआ है, बी में भी दिया हुआ है, सी में भी दिया हुआ है, डी में भी दिया हुआ है। तो कई बार विकल्प देते हैं कंफ्यूज कराने के लिए। जब तीन सब में दिया है तो हमको इस पर विचार ही नहीं करना है ना। ऑलरेडी मेरे भी दिमाग में आया कि वेदर ग्लोबल वार्मिंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल और नॉट, तो डेफिनेटली मान रहा है कमीशन, तो आप 1 2 3 4 लगाइए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगले में आते हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक। अच्छा है, कम से कम संख्या नहीं पूछा, संस्था पूछा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है, पता होना चाहिए। रियली आप जब भी सूचकांक पढ़ें, कौन सी संस्था कर रही है, कौन सा उसका जो है उस समय का टारगेट या फोकस पॉइंट है, ऊपर के 3-4, नीचे के 3-4 देश, भारत और भारत के सराउंडिंग सार्क, ये जितना जब डिटेल पढ़ेंगे तो तब जाकर के सारे प्रकार के आंसर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किससे क्या सही क्रम है? तो आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट सबसे पहले हुई है 1972 में, 1972 में हुई है। लिमिट टू ग्रोथ, वृद्धि की सीमाएं, राइट। ब्रटलैंड 1987 में है, और इसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और सबसे लास्ट में है 1992। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्या आंसर इसका सही होने जा रहा है? 4-1 क्या होगा कि सबसे पहले होगा 4-2-3-1, 4-2-3-1, है ना। ये ध्यान से रहिएगा, ये पहले हुआ फिर ये हुआ। 68 की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा आपको एक क्रमिक विकास पता होना चाहिए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का, उससे रिलेटेड ये मामला है। 1982 में हुआ नाबार्ड की स्थापना, आप जानते ही हैं, है ना। जो स्वयं सहायता लिंकेज कार्यक्रम है 1992 में हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में हुआ, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ,
और इस हिसाब से देखेंगे तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं, बहुत अच्छे ढंग से जानते हो किसका किसका है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का पड़ेगा ही पड़ेगा, और मध्य प्रदेश राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश का पड़ता है, थोड़ा और ऊपर कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, तो आसान सा सवाल, हरियाणा नहीं हिस्सा है, डन। 69 70 की बात करते हैं, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कौशल भारत अभियान की शुरुआत जुलाई 15 में की थी, प्रायः ऐसे सही ही रहते हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना नहीं था, नहीं, कोई भी स्किल डेवलप करना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली इसका कोई रिलेशन नहीं था। क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। आइए अगले उस पे आते हैं, 71 पे आते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ वायु जो कार्यक्रम है किस वर्ष में चलाया गया है, 2019। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है इतिहास का, देखने से छोटा लग रहा है, हमको तो इतिहास ही लगा, हालांकि मैं इतिहास का टीचर हूँ। कई बार इन्फॉर्मेशन ऐसी पूछी गई है कि आप लोग अमूमन ध्यान नहीं दे देंगे। पहली चीज कि किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। सातवाहन के बाद जो क्षेत्रीय राज्य होते हैं, याद रखना, आप लोग कभी नहीं देखते हो कि सातवाहन के बाद जो क्षेत्रीय राज्य हुए हैं उन क्षेत्रीय राज्यों में इक्ष्वाकु हैं, आभीर है, उनसे ये प्रश्न पूछ लिया गया, श्री पर्वतीय कहा गया है। राइट, कठिन सवाल है, गलत हो सकता है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस समिति ने पोषक तत्वों को न्यूट्रिएंट के आधार पर गरीबी को नापने का प्रयास किया, वाई के अलग समिति। राइट, ए ऑप्शन, फिर गरीबी आ गया। एग्रोनोमोई, जाहिर सी बात है, कई जगह पे थे, मापतौल में भी थे, प्रशासन प्रबंधन में भी थे, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर निकालिए वो मार्ग निर्माण में थे। राइट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है HDI में काउंट नहीं किया जाता, जीवन प्रत्याशा बहुत ही फेमस है, शामिल होता ही है, शिक्षा शामिल होता है, प्रति व्यक्ति आय होता ही है, सामाजिक असमानता, आंसर हो जाएगा डी आपका। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, महाजनपद मत्स्य सूरसेन अस्मक, इसको भी मिला ही लोगे तुम लोग, मत्स्य है ना, राजस्थान वाला था, विराटनगर, ए का 3 2 जगह है ना। अश्मक शूरसेन को चलो मिला देते हैं, देखते हैं, A3 के बाद C1 मिल गया, नहीं मिला कि मिल गया, A3 और C1 देखो एक ही में मिल गया है ना। आगे देखते, फिर अश्मक का पोटनी देखते और फिर कोर का इंद्रप्रस्थ, मिलता तो है ही, लेकिन हम ये देखते हैं कि कम से कम में कैसे पता चलता है। गरीबी की संस्कृति बढ़िया है, कम से कम गरीबी के दुष्चक्र से आगे बढ़ा। गरीबी का दुष्चक्र नक्शे के द्वारा था और गरीबी की संस्कृति है ऑस्कर लुईस के द्वारा है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कस किया था। राइट, अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। हम चोलों के विषय में जस्ट ए मिनट, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। हम चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानते हैं, दिस इज राइट वन। चोल शासकों ने मंदिरों में दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन आरंभ किया, जिनमें उनके विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। नहीं, ये तो सही है, लेकिन ऐतिहासिक विवरण उनमें नहीं है, ए सही है, आर गलत है। क्लियर है, वो सांस्कृतिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 79, 20वीं सदी के 80 के दशक मध्य विकास के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। 80-90 की बात कर रहे, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं था, ये महत्वपूर्ण था ही। पर्यावरण प्रदूषण उसी समय चली, बात खूब चली है ना, और निश्चित रूप से बात ही नहीं, उस पर बहुत सारे हम लोगों ने निष्कर्ष पे भी हम लोग पहुंचे। राजनीति एवं विकास ये तो था ही, ये भी मुद्दा था, ये भी मुद्दा था। आंसर क्या हो जाएगा, राजनीति एवं विकास नहीं था, सी था ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका, बैठका नहीं भीमबेटका है, चलो बैठका लिख दिया वो, तो निश्चित रूप से VS काकंकर साहब हैं,
और अगर ये सवाल पूछते हैं तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में इसका नाम है भीम की बेटका का, और इसलिए आपसे ये सवाल यहां से पूछा हुआ है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81। 1987 में जो पर्यावरण से प्रतिवेदन के प्रस्तुति के साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई, वो किस प्रतिवेदन पे था? आवर कॉमन फ्यूचर पे था। क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट अगले सवाल की बात करेंगे। ये भी आसान सा ही सवाल है, मिला सकते हो। हुलास सहारनपुर उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर, मिला लो, इसी से मिल जाना चाहिए, है ना। B2 और D1, B2 D1 एक जगह है। B2 मांडा जम्मू कश्मीर, B का 2 हो गया, और D का 1, D ऑप्शन सही होगा, राइट। बाकी भी मिला लेंगे। पडरी जो है आपका गुजरात में है, राइट, यहाँ से मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहर हैं जो कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जुड़े हुए हैं? राइट, आइए, राइट आंसर है इसका 10। 10 सिटी हैं। ये सवाल मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबू जईद और अलमसूदी और अलबरूनी ने किया है, एकदम सही है। और बताया है अरबों के आक्रमण के समय भी कि किस तरह से जो तुर्क थे इसको बचाए रखते थे। और ये इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारे हिंदू शासक मिल करके आए, जैसे आनंद पाल ने किया था। और वो ये कहते थे कि अगर आप लोगों ने मिल करके संयुक्त आक्रमण किया तो हम इसको गिरा देंगे, है ना। तो ये सही है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से नहीं था, ये देवी पूजा से था। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, 84 का ए। कठिन सवाल था क्योंकि सांबपुर के बारे में अमूमन नहीं मिलता, है ना। गूगल भी करेंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 85। अटल नवोन्मेष मिशन किससे संबंधित है? तो ये दो चीजों से था, नीति आयोग था और सूक्ष्म और लघु उद्योग वाले से संबंधित था। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ। 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में कौन गया था? इतिहास का बहुत ही फेमस सवाल, BP वाडिया साहब गए थे। 86 का ए, 86 का ए हो जाएगा। क्लियर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। 1962 में जो क्या कहते हैं कि प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग किसकी रचना है? जस्ट ए मिनट, ये है आपकी रेचल कॉर्सन की है। डन। आइए अगले सवाल। एक्स लाशॉपेल की संधि बहुत ही फेमस है, कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, दुनिया जानती है। और अंग्रेजों को मद्रास भी मिला, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। आइए, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? परिवार नियोजन का पार्ट है, बाकी सारी चीजें इसमें शामिल हैं। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। आसान सा सवाल ये भी है, क्या है? 1 2 भी मिला लीजिए तो काम आ जाएगा। जैसे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 है, एक ही से हो गया ये। तो ये हमको लगता है ये पहला ऐसा सवाल था जो एक सवाल से मिला। और वो हमने क्या देखा कि 1861 से अगर आपने मिला लिया तो क्या हो गया? C का 4 एक जगह है। आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। तो कभी कभी आसान मिल ही जाता है। ये भी देखो बहुत आसान है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल। जिन लोगों ने ओपन सीरीज पढ़ी हुई है
वो कम से कम हमने मौर्य साम्राज्य पर हैं, वहाँ तो आप बहुत बेहतर से कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी ही। ऋग्वैदिक समाज चारागाह या न्यूमेडिक पशुपालन पर आधारित व्यवस्था था। उत्तर वैदिक जो समाज मध्यकाल है जमींदारी पर था, और उत्तर वैदिक समाज कृषि पर आधारित था। तो क्या आंसर हो गया है यहाँ पे? ए का 4 ये हो गया, और क्या हो गया? बी सी का 1, ए का 4, सी का 1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, यस। सामने रखें कि इस पे भी लगाए तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। आगे चलते हैं। सिक्किम का भारत में विलय, आसान तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी आप जानते रहिए। अरे ना, किस पे है? आप देखेंगे तो चलिए फिलहाल इसको हम राइट लिखते हैं, वेंटिक को लिखते हैं। ये होगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट, चलिए 1903, ये तो बहुत ही वास्तव में हमको भी खोजना पड़ा ये कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस समय भारतीय जनगणना में 10 बने। तो ये 71 और 81 है। श्योर? तो ऐसे सवाल तो गलत होने के लिए ही आते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन। देखिए अधिकृत प्रतिनिधि तो गांधी थे ही, सरोजनी नायडू उनके साथ गई थी, और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा से गए थे। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे। अगले सवाल पे आते हैं 95। जजमानी उत्तर भारत में है, कोई दिक्कत ही नहीं। मिरासी इसमें है, मिल गए कि और मिलाऊं? A1 तो सब में हो गया। मिरासी का मतलब C3, A1 C3 एक ही जगह है। नहीं तो इसके बाद फिर हम मिलाते 12 बलूट कर्नाटका और अडाडे तमिलनाडु में। राइट, चलिए वेरी गुड। अगले सवाल पे आते हैं। ये भी आसान ही है, ये भी हमको लगता है आसान से ही आ गया। क्या? इंडिया विंस फ्रीडम लगाइए, D2 एक जगह, सही लगाया। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। बाकी ए नेशन इन मेकिंग बनर्जी साहब का है। गीता रहस्य तिलक का है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, बाकी जो बचा वो आप जान ही जाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति का जो मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट है, सोशल कॉन्सेप्ट है, ये सोशियोलॉजी का है, जनरल अवेयरनेस में आना चाहिए। ये रॉबर्ट ई पार्क का है। निम्नलिखित में से डिंडीगुल में किसने किया? बहुत ही फेमस है, हैदर अली का है ये। निम्नलिखित में से कौन वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का एक प्रमुख कारण नहीं है? उनकी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, है ना। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना है ही है, आग लगाना है ही है, प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार है ही है। अगले सवाल की तरफ आते हैं 100। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भूमि राजस्व नीति की व्यवस्था की। एकदम सही है कथन। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, किसानों के वर्ग तो वैसे ही रहे, हर जगह हर व्यवस्था में किसानों का शोषण एक ही जैसा हुआ, इसलिए कथन सही है और कारण गलत है। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में अगस्त 2020 में कहां से रेल संग्रहालय खोला गया? हुबली 101। अगले सवाल पे आते हैं 102। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार करिए और उन्हें कालानुक्रम के हिसाब से मिलाइए। राइट, तो फतवाएं जहादूरी, क्लियर। तो निश्चित रूप से अगर आप मिलाएं इसको तो ये आंसर आएगा आपका 3 2 4 1। और इसलिए आसान है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से लगाने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले ये
किताबुल हिंद अलबरूनी की है, 11वीं शताब्दी की। उसके बाद पृथ्वीराज रासो है, राइट। उसके बाद तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज की है, और फिर सबसे लास्ट में बर्नी ने लिखा फतवाए जहादारी, है ना। तो थोड़ा सा अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने डेवलप किया हुआ है तो भी आसानी से आप लग सकते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला अरब राष्ट्र हुआ? पूछा ही जाना था, क्योंकि पहला अरब राष्ट्र है संयुक्त अरब अमीरात। 1987 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो गोलकुंडा का कौन शासक था? आप जानते हो, कुतुब शाही था, तो अबुल हसन कुतुब शाह। ए ऑप्शन सही होगा। भारत के ने पड़ोसी देशों में किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो है आपका बांग्लादेश, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की उम्र निर्धारित करने का प्रयास किया, सही बात है। और अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, ऐसा नहीं था। केवल एक सही है। इंडिया आइडिया समिट जो है के बारे में पूछ रहा है ये नेक्स्ट सवाल। इंडिया आइडिया समिट, इसका अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा 22 जुलाई को किया गया, एकदम सही है। और इसका जो थीम था वो ये भी सही है कि भारत का वो एम्पावरिंग द इंडिया, राइट। अगले सवाल पे आए, आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों सही हैं। 108 के सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। सूची मिलाने की जरूरत है, आसानी से ये भी मिल सकता है। आइए देखिए, दीवाने तन, जागीर और वेतन, A3 एक से मिल गया। A3 से अगर आप मिलाएंगे, कहाँ गया ये, क्या जरूरत है, बाकी जानना सब चाहिए आपको, वो अलग बात है। अगले सवाल पे आए। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को किस में कहाँ पर राष्ट्रीय विधि विद्यालय, सब लोग जानते हैं, इलाहाबाद वाले तो पक्का जानते होंगे, बहुत खुश थे, प्रयागराज, क्लियर है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। बाकी कुछ जानिए ना जानिए, शेख निजामुद्दीन औलिया तो दिल्ली में ही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले आते हैं नेक्स्ट 111वें पे। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई को घोषणा किया चौथा खेलो हरियाणा सरकार के द्वारा, राइट। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजवाह को पुनः जीवित करके कहा गया? भाई इसको मैं फैक्चुअल पार्ट है, थोड़ा सा डाउट में लगा रहा हूँ। नहर है बेहिस्त, दिल्ली में चांदनी चौक में और सारे जो उस पर था वो उसका यूज होता था, तो नहर है बेहिस्त लगाइए, लेकिन ये गलत हो सकता है ना। कमीशन के ऊपर छोड़ दीजिए एक आध सवाल, इससे कोई मेरिट पे फर्क नहीं पड़ता है। अगली सवाल बहुत ही चर्चा का विषय रहा ये सवाल, है ना। तो निश्चित रूप से मोहन बागान नैसडॉक, ये सही है, सी ऑप्शन। किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का है, फेमस किताब। भारत की जो पहली किसान रेल आई वो कहाँ से आई? देवलाली और दानापुर, बिहार। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर फ्रांस के सहयोग से बृहद सौर ऊर्जा तंत्र कहाँ था? मिर्जापुर में था। 117 पे आते हैं। कौन एक सुमेलित नहीं है? पहला ही नहीं है, ये चेन्नई में था, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020। ए ऑप्शन सही होगा। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में रामसर अधिवेशन में कितने साइट शामिल किए गए? 6, क्लियर। अगले सवाल पे आते हैं। लोक अदालत किसने सबसे पहले शुरू किया? तो लोक अदालत है आपका छत्तीसगढ़, क्लियर है। 119 का जो सवाल है आपका, लोक अदालत सबसे पहले किसने किया? तो ये है राइट आंसर इसका, छत्तीसगढ़।
अगले सवाल पे आए। 120 कौन से निवासी मूल नहीं है अंडमान निकोबार के? रेंगमा है। रेंगमा जो है वो नागालैंड की है। भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित जो बाघ सेंसस है, काफी चर्चा रहा है ये, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो सही किया होगा, और वो कि कौन कौन से सही हैं। तो भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी 70% है, लगभग 3000 है, और 1000 लगभग बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं, ये भी सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ट्रांस हिमालय नदी सतलज है। ज्योग्राफी के भी अच्छे सवाल आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 123 कि ग्लोबल वैक्सीन कहाँ हुआ था, याद आ रहा है? ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। जो ग्लोबल मेजबानी किया था यूनाइटेड किंगडम में। और निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? अंगामी नागालैंड, ठीक है, और ये है आपकी बिरहोर झारखंड में है, खस जो है उत्तराखंड में है, अरुणाचल में नहीं है। राइट, तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे आते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया सार्थक जो है वो क्या है? अपतटीय गश्ती जहाज है। अपतटीय गश्ती जहाज, सी ऑप्शन सही होगा इसका। सी ऑप्शन। अगले सवाल पे आते हैं। 126 राइट, मिला लीजिए। 126 आसानी से मिल जाएगा। लोकटक झील जो है वो कहाँ मिल जाएगा? सी का 3 कर लीजिए। राइट, और ए ऑप्शन इसका सही होगा फिलहाल। ए ऑप्शन सही है। क्लियर? आइए, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसने सबसे पहले शुरू किया? 2020 में सबसे पहले नहीं है, ये है आपका हरियाणा है। अहमदाबाद 128 पे आते हैं। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, सही है। और कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं प्रमुख, तो ए सही है, सी गलत है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129 कोविड प्रशिक्षण के लिए कहाँ कहाँ जो है क्या कहते हैं कि लेबोरेटरी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई? तो ये है आपका कोलकाता, नोएडा और मुंबई। राइट, 130 अगले सवाल पे आए। कौन सी भारत की नवीनतम है? जाहिर सी बात है, कौन सा हो जाएगा? चलिए 130 की बात करें, हिमाद्री। एक मिनट, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। 130 जो है वो हिमाद्री श्रेणी पर है। उत्तर प्रदेश में किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया कुशीनगर हवाई अड्डा? यानी यूपी स्पेशल पे कुछ सवाल आए। अगले सवाल की बात करते हैं। 132 आप लोगों की डिमांड भी थी कि यूपी स्पेशल आना चाहिए। फिलहाल 132 को अगर आप सुमेलित करेंगे तो निश्चित रूप से आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा। सुमेलित कर लीजिएगा, ये सही होगा। 133 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नहीं चुना गया? कनाडा को। क्लियर? 134 की बात करें, 134 कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा 1 और 3। क्लियर है? एक बार इस सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। तांबा चित्रदुर्ग नहीं, लौह अयस्क बेल्लारी एकदम सही है, और बॉक्साइट कटनी भी सही है, मैग्नीज भिलवाड़ा नहीं सही है, तो 1 और 3 हो जाएगा। राइट, तो सही आंसर लगा हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं 135 पे। 100 नंबर 135 29 जुलाई को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसके संदर्भ में यह सवाल पूछा गया
कि यह डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी, सही है। और 38 वर्ष 86 में की गई थी, तो 86 14 ये हो गया, और 20 34 वर्ष है, ना कि 38 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है, केवल एक सही होगा आंसर। आंसर केवल एक सही हो जाएगा। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, ये शायद पिछली बार भी पूछा था, पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के बीच में विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा दिल्ली में केजरीवाल के द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से पश्चिम से पूरब, एकदम मैपिंग वाला सवाल है ये, एक सवाल है ये, इसको देखना चाहिए, इंडिया मैपिंग, ए ऑप्शन सही होगा। फिलहाल अगले सवाल की तरफ आए। 139 कि किसने फूड विजन जो प्रोग्राम है पुरस्कार वो प्राप्त किया? तो ये है आपका नांदी फाउंडेशन, नांदी फाउंडेशन है, राइट। और कौन सही सुमेलित नहीं है, ये नांदी है, बी ऑप्शन, सी ना समझ लीजिएगा। ये कजाकिस्तान कारागांडा, यूक्रेन के ब्रोइराग सही है, फ्रांस पेनेरिस, नरमंडी फ्रांस में होगा, ये ऑप्शंस गलत है। अगले सवाल पे आते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले सवाल आइए 141 पे। कोलकाता बंदरगाह अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज बांग्लादेश के किस बंदरगाह से गया? चट्टोग्राम यानी चिटगांव। विश्व के किन प्रदेशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? आप जानते हैं, कौन सा है ये? भूमध्य सागरीय। अगले सवाल 143 पे आते हैं, 143 पे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उत्कृष्टता जो पुरस्कार मिला वो किसका मिला? 143 की अगर हम बात करें तो वो है आपको अशोक शाहनी, करंट से है रिलेटेड। उष्ण कटिबंधीय जो 144, इसको अगर आप पिलाएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा डी 2134, मिला लीजिएगा। 145 आपको बताऊं, पेपर डिस्कस करने का मतलब ये भी होता है कि आप चार के चारों विकल्पों को एक बार फिर से देखेंगे, आगे बहुत काम आता है ये, है ना। केवल आंसर जानना यहाँ उद्देश्य नहीं है, अभी तो ठीक है आंसर मिलाना है, और सबका दिमाग किसी पे होगा कि आंसर मिला के देखा जाए कि कितनी मेरिट आ रही है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो आइए देखते हैं 145 पे। क्वेश्चन नंबर 145, सुपोषण यूट्रिफिकेशन जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, दोनों सही है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। यूट्रिफिकेशन पे सवाल यूपीएससी में भी पूछा था इस बार। डार्लिंग श्रृंखला मैपिंग से रिलेटेड है। डार्लिंग रेंज क्या है? दक्षिणी पश्चिमी तट पर है, डी ऑप्शन। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप मिलाएंगे 147 नंबर पे, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। लेकिन जानते रहिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है ना। प्रोजेक्ट हाथी करेंगे तो 91 है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दुनिया जानती है 72 है, और बायोडाइवर्सिटी जो अधिनियम आया वो आया 2002 में आया, तो इसके हिसाब से मिलाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब 148 बहुत ही आसान, इसको भी बताएं, अगलहास है, फेवरेट टॉपिक भी है। विभिन्न घटकों से पोषक तत्वों का जैव भू रसायन चक्र है। 150 की बात करें तो क्या हो जाएगा? नृजातीय समूह, टेडा, यहू, बेजा, और ये जो आंसर होगा इसका भी ऑप्शन डी होगा, राइट। तो हमने आपको यहाँ पर शुद्धतम हल देने का प्रयास किया। एक दो प्रश्नों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, बॉर्डर पे रहते हैं, आप जानते हैं। अभी कमीशन भी बहुत सारे सवाल का गलत करेगा, उस पर हम लोग साक्ष्य देंगे, और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं वो तो हर बार होती हैं। मेरा ये मानना है कि पेपर का ट्रेंड थोड़ा सा हट के है, तो जो नेगेटिव मार्किंग में 90 सवाल 90 क्वेश्चन किया हुआ है वो
उसके सिलेक्शन की जो संभावनाएं हैं वो रहेंगी और उन्हें मेंस पे लग जाना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग है बच्चों का जो कि पीटी ओरिएंटेड ही रहता है और तब तक पीटी ओरिएंटेड रहता है जब तक कि रिजल्ट नहीं निकलता है, और उसके बाद जब मेंस ओरिएंटेशन की बात आती है तो मालूम होता है उसका अटेम्प्ट खराब होने से कोई रोक नहीं पाता है। इसलिए एक विस्तृत दायरे में आप लोग अपना अध्यापन और अध्ययन करें और श्योर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ें, और निश्चित रूप से एक ईमानदार प्रयास एक सशक्त टीम के द्वारा किया जा रहा है। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और परेशान ना हो, देर रात तक मैं सीसेट का भी जो है सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा। हालांकि सीसेट क्वालिफाइंग है, आप सभी लोग क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपकी जो मुस्कुराहटें हैं चेहरों पे बनी रहें और आपकी मेहनत रंग लाए। जो लोग थोड़ा बहुत पीछे छूट गए हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2021 की प्रक्रिया के लिए अभी से कमर कस के तैयार हो जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।